अगर किसान खुशहाल है, देश मालामाल, और अगर किसान खुशहाल है तो देश प्रकृति की तरफ से नफे नुकसान होते रहते हैं, लेकिन सत्ता में बने हुए लोगों की जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों के दुख दर्द और मुसीबत में उनका साथ दें। मेरे ये कहने की आवश्यकता नहीं, एक दफा आपके सहयोग और समर्थन से हरियाणा प्रदेश में आपकी सरकार बनी थी और उस साल बाजरे की भरपूर फसल थी। हमारा ज्यादातर इलाका मारू है, बारानी है। प्रभु की कृपा से उस साल बाजरे की बहुत अच्छी फसल थी, लेकिन केंद्र की सरकार ने निर्धारित मूल्य पर बाजरा खरीदने से इनकार कर दिया। कई दिक्कत और कठिनाइयां लगाई थी। लोगों ने लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, और चूंकि आपकी मनचाही सरकार थी, इसलिए हमने किसान की फसल का एक एक दाना सरकार की तरफ से निर्धारित मूल्य पर खरीदा। हरियाणा की मंडियों में, चाहे राजस्थान का, पंजाब का, यूपी का, बिहार का, गुजरात, मध्य प्रदेश का, जहाँ कहीं का भी बाजरा आया, उसका एक एक दाना हमने हरियाणा सरकार के खर्चे पर खरीदा। और उस वक्त हरियाणा प्रदेश की सरकार को 200 कितने ही करोड़ का नुकसान हुआ। सरकार तो नुकसान बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन किसान के लिए तो ये मुश्किल है। इसलिए मौजूदा सरकार आज इस देश के किसान के साथ भेदभाव न करती। परमात्मा की तरफ से फसल अच्छी हुई, आपके इलाके में गन्ने की फसल को नुकसान हुआ, और इस नालायक सरकार ने उस नुकसान की भरपाई करने का कोई प्रयास नहीं किया। तो ऐसा भेदभाव किया कि बाकी जगह तो नुकसान पूरा किया, लेकिन आपके इलाके में किसान के नुकसान की भरपाई भी नहीं कर पाए। आप बधाई के पात्र हैं। सारी दिक्कतें बर्दाश्त करके भी आप अपनी बात सरकार से मनवाने के लिए निरंतर संघर्ष में जुड़ रहे हैं। संघर्षशील और जुझारू लोग अपनी बात मनवाने में सदा सफल रहते हैं। प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं। केंद्र की सरकार ने इस देश में किसान को बर्बाद करने के लिए 3 ऐसे कृषि कानून बनाए
जिसकी वजह से किसान बहुत परेशान है। लेकिन किसानों ने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने उसके लिए संघर्ष किया और दिल्ली की चारों तरफ की सड़कें रोक करके बैठ गए। गर्मी, सर्दी, बारिश और झक्कड़ की परवाह किए बिना भूखे प्यासे किसान 1 वर्ष तक धरने पर बैठे रहे और आखिर झक मार के सरकार को उनकी बात को मानना पड़ा। संघर्षशील और जुझारू लोगों से माफी मांगी और वो कानून रद्द कर दिया। और आपने उनके नक्शे कदम पर चलते हुए हौसले और हिम्मत से संघर्ष और जूझते रहो। निश्चित रूप से सरकार को आपकी बात को मानना और अगर नहीं मानेंगे तो फिर ये सरकार नहीं रहेगी। और मैं आपको वायदा देकर के जा रहा हूं कि जब आपकी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से बननी है। ये बात आज मैं नहीं कह रहा हूं, आज हरियाणा प्रदेश की तरफ दीवार पे एक बात लिखी जा सकती है कि हरियाणा विधानसभा के जब भी चुनाव होंगे इस प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। उर्दू का एक मुहावरा है, आवाज एक लक नकारा एक। जनता की जो आवाज होती है तो परमात्मा का नगाड़ा होता है। निश्चित रूप से आपकी सरकार बनेगी और इसके लिए आपको 3 साल इंतजार करने की जरूरत है। परिस्थितियां बदलती जा रही हैं, हालात ऐसे पैदा होंगे कि गठबंधन टूट जाए। जो लोग सरकार की मौज लूटने के लिए बहकाए गए, बरगलाए गए, उन लोगों की हालत बड़ी दयनीय है और वो वापस आपके साथ जुड़ना चाहिए। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं, हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने थे। चौधरी देवीलाल जी सारी उम्र गरीब किसान और मजदूर के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष में जूझते हैं और सरकार ने उनकी बात को नहीं दी। उनकी हार्दिक इच्छा थी कि इस देश के आम नागरिक की मूलभूत जरूरियात रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार करे। और जो सरकार ये सब कुछ करने में समर्थ ना हो उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं, उन्हें सत्ता छोड़ देनी चाहिए। और अगर वो लूट बचाने के लिए सरकार से चिपके रहे तो फिर इस कृषि प्रधान देश के किसान और मजदूर की जिम्मेवारी है कि संगठन के बलबूते पर ऐसी सरकारों का पतन करें। जब आपकी मनचाही सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से आपकी सारी दिक्कत और कठिनाई दूर।
हरियाणा प्रदेश में लोगों के हितों की रक्षा करने की बजाय कुछ ऐसी सरकारें बनी उन्होंने लोगों का आर्थिक तौर पर नुकसान किया। हरियाणा प्रदेश में वैसे लोगों की सरकार थी, उन्होंने लोगों को बैठाने के लिए वायदे किए थे, उन लोगों के हिसाब अच्छे काम करेंगे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देंगे। उन्होंने एक वायदा किया कि जो लोग मुख्यमंत्री निवास पर आकर के दरख्वास्त देंगे हम उनकी मांगों को मानने का काम करेंगे। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता के सहयोग और समर्थन से सरकारें बनती हैं और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो जनहित के कामों में रुचि ले, लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी करे, और कोई ना है सरकार ये सब करने के लिए तैयार ना हो तो जनता की जिम्मेदारी बनती है कि वो वोट के माध्यम से इस प्रकार की सरकारों का पतन करे। मुझे एक दफा चंडीगढ़ जाने का मौका मिला और चंडीगढ़ में मैं अपने किसी मित्र से मिलने के लिए जा रहा था। इस सड़क से मैं जा रहा था, इत्तेफाक से उसी सड़क पर मुख्यमंत्री का निवास था और मुख्यमंत्री निवास की वो खिड़की खाली पड़ी थी, सुनी पड़ी थी। मैंने गाड़ी रोक करके वहां लोगों को पूछा कि खिड़की तो सुनी पड़ी है। लोगों ने मुझे बताया कि सुनी रहेगी और क्या करें, यहाँ किसी की बात सुनी नहीं जाती। जो लोग दरख्वास्त लेकर के आते हैं उन्हें पुलिस के द्वारा धक्के मार करके यहाँ से निकाल दिया जाता है। मैंने उसी दिन मन बना लिया था अगर जनता के सहयोग और समर्थन से कभी सरकार बनाने का अवसर मिला तो हम इस परंपरा को बदलेंगे, इस कायदे को बदलेंगे। आपके सहयोग और समर्थन से हमारी सरकार बनी और मेरे कहने की आवश्यकता नहीं। हमारे शासनकाल में लोग सरकार के पास नहीं जाते थे, बल्कि सरकार लोगों के पास जाती थी। बतौर मुख्यमंत्री मैं हरियाणा प्रदेश के एक गांव में गया था। एक दफा नहीं, बार बार गया था और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जो बात गांव के लोगों ने रखी उसे माना गया था या नहीं माना गया था? मैं आपके गांव में आया था कि नहीं आया था? और जो मांग गांव के लोगों ने रखी वो सारी आपकी माननी थी कि नहीं मानी? अगर अतीत में हमने अच्छे काम किए हैं, भविष्य में और ज्यादा अच्छे हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। संघर्ष के बलबूते पर सब कुछ हासिल किया जा सकता है। आप मजबूती से डटे रहो, निश्चित रूप से सरकार आपकी बनेगी। ये गठबंधन टूटेंगे और स्वार्थी किस्म के लोग जो इस सरकार से जुड़े हैं वो इस सरकार को छोड़ के आपके पास आए। और जब सरकार अलग पथ में हो गई तो फिर मध्यावधि चुनाव के अलावा कोई चारा नहीं। विधानसभा भंग होगी, नए सिरे से चुनाव होंगे
और जो परिस्थितियां आज देश में व्यापक है, उसके दृष्टिगत मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाली सरकार आपकी बनेगी। और जब आपकी सरकार बढ़ेगी तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जो नुकसान इस सरकार ने आपको किया है, उस नुकसान की सारी भरपाई हम सरकार के खजाने से करेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अधिकार मांगने से नहीं मिला करते, अधिकार तो छीने जाया करते। और जब तुम्हें अधिकार हासिल करने के लिए लाठी और गोली की जरूरत नहीं, जनता के सहयोग और समर्थन की जरूरत है। आप लोगों से जुड़ो, लोगों को जोड़ने का प्रयास करो। लोग जब आपके साथ जुड़ेंगे तो फिर निश्चित रूप से आपकी सरकार बढ़ेगी। और जब आपकी सरकार बढ़ेगी, फिर ये दिक्कत और कठिनाई जो आज आपके सामने है, तो सारी कठिनाइयां हम दूर करेंगे। आपको सदा के लिए हर एक प्रकार की सहूलियत मिलेगी। मुझे दुनिया के 152 मुल्कों में जाने का अवसर मिला, सैर सपाटा करने के लिए नहीं, दुनिया के हर मुल्क के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हालात की जानकारी हासिल करने के लिए मैं विश्व में गया था। और मुझे वहां जाकर के एक बात को देख करके बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारा ये देश तो कृषि प्रधान देश है। इस देश का हर नागरिक आपसी प्रेम, प्यार और भाईचारे से मिलजुल करके रहते हैं। सभी धर्म और मजहब के मानने वाले लोग, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चाहे चमार है, धाणक है, वाल्मीकि है, रेगर है, खटीक है, चाहे खाती, कुम्हार, लोहार, सुनार, मणियार, चाहे नाई, तेली, धोबी और मोची है, चाहे ब्राह्मण और बड़िया है, चाहे व्यापारी और कर्मचारी है, चाहे कारखानेदार और मजदूर हैं, सभी लोग अपने तीज, त्योहार, होली, दिवाली, ईद और क्रिसमस सब हम मिलजुल करके मनाया करते थे। लेकिन बीच में कुछ ऐसी नालायक सरकारें आई जिन्होंने जात पात का जहर फैलाकर इस देश को बांटने का काम किया। उनका तो दाव लग गया, सत्ता पे उनका कब्जा हो गया, लेकिन सत्ता की आड़ दे करके इन्होंने देश की संपत्ति को लूटने का काम किया। प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं। 2005 में जब हमारी सरकार गई थी तो हमने सरकार के खजाने में 2000 करोड़ से भी ज्यादा रुपया फेंका था। और आज हरियाणा प्रदेश की सरकार के सर पर 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा है। जो बच्चा पैदा होगा वो अपने सर के ऊपर हजारों करोड़ का कर्ज लेकर के पैदा होगा। चुनाव जब होंगे, ये लुटेरे जब वोट मांगने आए, उनसे एक ही बात पूछना, ये कर्जा किस बात का है? विकास के नाम पर कहीं एक ईंट नहीं लग रही। हमारे राज्य में जो सड़कें बनी थी वो टूट गई, उनकी मरम्मत नहीं हो रही। स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में दवाई नहीं है, बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है।
बिजली नहीं मिलती, सिंचाई के लिए तो क्या पीने का पानी भी आपको उपलब्ध नहीं। तो फिर ये कर्जा किस बात का है? इससे साफ जाहिर है कि इन लुटेरों ने देश की संपत्ति को लूटने का काम किया। इस प्रकार के टैक्स हम पे लगाए जा रहे हैं जिससे योजनाबद्ध तरीके से देश के लोगों का पैसा मुट्ठी भर जो बड़े उद्योगी घराने, बिरले, टाटे, डालवी, अंबानी और अडानी जैसे जो लोग हैं उनके पास जाता है और उनसे ये पैसा लूट करके मौज लूट। इनके यहाँ तो दौलत के अंबार लग गए और इस कृषि प्रधान देश का किसान और मजदूर आज आर्थिक तौर पर परेशान, उसे 2 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता है। परमात्मा अगर फसल दे दे उसके पूरे दाम नहीं मिलते। जो चीज हम पैदा करते हैं वो तो मंदी बिकती है और जो हमारे उत्पादन से चीज पैदा होती है वो महंगी होती है। डीजल के, पेट्रोल के, गैस के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं। किराया बढ़ता है, बसों का किराया बढ़ता है, दवाइयों के दाम बढ़ते हैं, खाद के दाम बढ़ते हैं। गरीब जो चीज खरीदेगा उसके दाम बढ़ेंगे, लेकिन हवाई जहाज में चलने वाला जो तेल है वो महंगा होता है क्योंकि उसमें बड़े लोग का सफर करते हैं, पैसे वाले गरीब लोग सफर करते हैं, उनको रियायत नहीं देते। आज ये हालत इसलिए, इन परिस्थितियों से देश को बचाने के लिए आप जो संघर्ष कर रहे हैं निश्चित रूप से इसमें आपको सफलता मिलेगी। इस सरकार को मजबूर होकर के आपकी बात को मानना पड़ेगा और जो आपकी फसल का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार को करनी पड़ेगी। अन्यथा जब आपकी सरकार बढ़ेगी तो मैं आपको वायदा दे करके जा रहा हूं कि आपके सारे नुकसान की भरपाई हम सरकार के खजाने से करें। इसलिए मैं आपकी दिक्कत में, आपकी कठिनाई में, आपकी मुसीबत में आपके साथ हूं। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने का हमने निर्णय लिया है। हम आपकी मूलभूत जरूरियात पूरी करेंगे और इस कृषि प्रधान देश का किसान समूचे विश्व के स्तर पर एक प्रगतिशील, मेहनतकश और संपन्न किसान है। इसलिए आप संघर्ष में जुटते रहो। संघर्ष करना आपके अधिकार में है, लेकिन संघर्ष करने वाले की दिक्कत और कठिनाई दूर हुआ करती है, ये यकीन करते हैं। निश्चित रूप से मध्यावधि चुनाव होंगे, नए सिरे से जब वोट पड़ेंगे तो आपकी सरकार बनेगी और जब आपकी सरकार बनेगी तो फिर सीधी जाटी भाषा में मैं एक ही बात कह के जा रहा हूँ, राज बना लो फिर थारे सारे खोखले काट दो, कोई कभी दिक्कत और कठिनाई नहीं होगी। शिक्षा मुफ्त करेगी, किसी बच्चे को कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, कोई किताब खरीदने के पैसे नहीं देने पड़ेंगे, केवल भूखे पैसे बच्चों को खाने का प्रबंध भी सरकार करेगी। हम उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा देंगे और शिक्षा प्राप्त हर बच्चे को उसकी योग्यता के मुताबिक हम नौकरी देने का काम करेंगे।
3210 पढ़े लिखे युवकों को नौकरी देने की वजह से मुझे एक साजिश और षड्यंत्र करके 10 साल के लिए जेल भिजवाया और फिर एक दुष्प्रचार फैलाया गया था कि चौटाला तो जेल में मरेगा और इंडियन नेशनल लोकल पार्टी समाप्त होगी। आप बधाई के पात्र हैं। तो मेरी गैर हाजिरी में आपने संगठन को पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूत बनाया। अब के सरकार बढ़ने के बाद हम हर पढ़े लिखे युवक को, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चाहे चुनार धानक वाल्मीकि लेकर और खतीब है, चाहे खाती कुमार लोहार सुनार मंजार है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे बढ़िया है, चाहे व्यापारी है या कर्मचारी है, चाहे मजदूर है या कारखानेदार है, हम हर पढ़े लिखे बच्चे को, चाहे उसके माँ बाप ने वोट कहीं भी दिया, हम इसमें वोट की राजनीति का दखल नहीं है। किसी पढ़े लिखे योग्य के माँ बाप के गलत फैसले की सजा उस बच्चे को मिले, हम इसके पक्ष में हैं। हम हर बच्चे को नौकरी देंगे, चाहे बाद में मुझे फांसी टूटना पड़े, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। मैं आपके संघर्ष में आपके साथ हूँ। आपका वायदा देकर के जा रहा हूँ कि ये मुसीबत के दिन समाप्त होंगे। आपकी जब सरकार बनेगी तो फिर इस कृषि प्रधान देश का किसान बनेगा, संपन्न समृद्ध होगा। आपको उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं। गेहूं की फसल की कटाई जोरों पर है। आप अपनी फसल संभालो, फुर्सत में धरने पर बैठो। यही बात कहनी आपने बीच उठाया। आपने मुझे जो प्रेम प्यार और स्नेह प्रदान किया, मैं उसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और आपको वायदा लेकर के जा रहा हूँ कि आपकी हर प्रकार की सहूलियात आप मुहैया करेंगे। आप सबका बहुत